सोचिए कभी ऐसा हुआ है कि आपका लैपटॉप अचानक से अजीब सी आवाजें करने लगे या कोई क्रैश की चेतावनी दे दे। हाँ बिल्कुल, और वो जो एक पैनिक होता है ना उस वक्त, हम तुरंत अपना डेटा बचाने भागते हैं। एग्जैक्टली घबराहट में हम तुरंत अपना सारा डेटा, अपनी पुरानी तस्वीरें और जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं उन्हें किसी सुरक्षित क्लाउड पर बैकअप करने लगते हैं। सही बात है, हम किसी भी कीमत पर उन चीजों को खोना नहीं चाहते, है ना? क्योंकि वो हमारी पहचान का हिस्सा है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी विचार को एक बहुत बड़े स्तर पर रखकर देखेंगे। मतलब सोचिए क्या हो जब कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा राष्ट्र अपना बैकअप ले रहा हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है चीजों को देखने का। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है। आज हम दी असम ट्रिब्यून के 3 ऐसे लेखों को डिकोड करेंगे जो पहली नजर में एकदम अलग लगते हैं, लेकिन असल में वो एक ही कहानी कहते हैं, और वो कहानी है संरक्षण की। मतलब कि चीजों को लुप्त होने से बचाना। बिल्कुल। हम देखेंगे कि एक देश अपने अतीत यानी प्राचीन पांडुलिपियों, अपने वर्तमान के पर्यावरण और अपने भविष्य की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रख रहा है। और मैं पहली साफ कर दूं कि हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं लेंगे। हाँ, हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे जो हमें इन स्रोत सामग्री से मिले हैं। एकदम सही। तो चलिए इस राष्ट्रीय बैकअप की प्रक्रिया को थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे अतीत के बैकअप से, जिसे ज्ञान भारतम सर्वेक्षण कहा गया है। ये क्या है? तो देखिए, ज्ञान भारतम सर्वेक्षण को आप भारत की बौद्धिक संपदा का एक बहुत ही विशाल क्लाउड बैकअप मान सकती हैं। ये असल में संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। अच्छा, तो इसका मुख्य फोकस क्या है? इसका फोकस है भारत के कोने कोने में जो प्राचीन पांडुलिपियां बिखरी हुई हैं, उनकी पहचान करना, उनका वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण करना और फिर उन्हें सुरक्षित करना। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम है। मतलब सरकार अकेले ये कैसे कर रही है? ये तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे पूरी तरह से एक जन भागीदारी का रूप दिया गया है। जन भागीदारी मतलब आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर किसी के घर में या किसी मंदिर मठ में कोई दुर्लभ पांडुलिपि रखी है तो वे उसे एक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अरे वाह। और यहाँ एक आंकड़ा सामने आता है जो थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। मैंने पढ़ा कि अब तक 75 लाख मतलब 7.5 मिलियन से ज्यादा पांडुलिपियां पंजीकृत हो चुकी हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 75 लाख दस्तावेजों को फिजिकली संभालना कोई मजाक तो है नहीं। अगर ये एक नेशनल हार्ड ड्राइव है तो इसका मुख्य सर्वर रूम आखिर है कहाँ? इतने नाजुक पन्नों को कैसे बचाया जाता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इस नेशनल हार्ड ड्राइव का जो भौतिक रूप है वो है हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसे हम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अच्छा, तो ये नई दिल्ली वाला जो आर्काइव्स है वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका इतिहास भी काफी रोचक है। ये 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में शुरू हुआ था। तब इसका नाम इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग हुआ करता था। ओह, मतलब अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है ये। हाँ, इसके पहले प्रमुख G.W. फॉरेस्ट थे। फिर आजादी के बाद 1947 में इसका नाम बदल दिया गया। और ये दिल्ली कब आया? 1926 में जब राजधानी शिफ्ट हो रही थी, तब सर एडविन लुटियंस ने इस भव्य इमारत को डिजाइन किया था। आज ये जनपथ और कर्तव्य पथ के चौराहे पर है। हाँ, मैंने देखी है वो इमारत, काफी शानदार है। और ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। यहाँ तापमान और नमी को एकदम कड़ाई से कंट्रोल किया जाता है ताकि कागज सुरक्षित रहे। मैं सोच रही थी कि इस खजाने की गहराई कितनी है। मतलब क्या इसमें सिर्फ आजादी के समय के दस्तावेज हैं या ये उससे भी पीछे जाता है? ये बहुत पीछे जाता है। यहाँ 1748 तक के सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। 1748? बाप रे। हाँ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों का पूरा हिसाब किताब है। और सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, अरबी, फारसी, संस्कृत और कई लिपियों में है। तो क्या ये सब कागज पर ही है? नहीं, कागज के अलावा भोजपत्र और चर्मपत्र पर लिखी चीजें भी हैं। अच्छा, यहीं पर वो चीज आती है जो मुझे स्रोत में सबसे रोमांचक लगी। गिलगिट पांडुलिपियों का जिक्र है इसमें। हाँ, वो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक है। बिल्कुल। मतलब 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच लिखी गई ये पांडुलिपियां भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित संग्रह है। लेकिन एक बात बताइए, 1500 साल पुरानी बर्च की छाल या भोजपत्र आज तक साबुत कैसे बच गया? इसके पीछे विज्ञान और भूगोल दोनों का कमाल है। गिलगिट का जो इलाका है ना, जो अभी नियंत्रण रेखा के पास है, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड और शुष्क जलवायु होती है। अच्छा, तो मौसम ने मदद की? हाँ, और भोजपत्र में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कीड़ों और फंगस से उसे बचाते हैं। अरे वाह। और जब इन पांडुलिपियों को एक स्तूप के अंदर बंद किया गया तो उन्हें एक तरह का नेचुरल वैक्यूम मिल गया। नमी, जो कागज के गलने का सबसे बड़ा कारण है, वो वहां थी ही नहीं। ये तो एकदम किसी टाइम कैप्सूल जैसा लगता है। बिल्कुल। 1930 के दशक में जब चरवाहों ने इन्हें खोजा तो ये इतिहास के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। और आज तो हम डिजिटल युग में हैं। उस 1500 साल पुराने भोजपत्र से हमने डिजिटल पिक्सल्स तक का सफर तय कर लिया है। लेख में अभिलेख पटल नाम के पोर्टल का जिक्र है। हाँ, अभिलेख पटल एक बहुत ही शानदार कदम है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मतलब जो ज्ञान कभी कलकत्ता के एक बंद कमरे में था, वो अब दुनिया भर के रिसर्चर्स के उंगलियों पर है। एकदम सही। डिजिटाइज ऑन डिमांड सेवा भी है इसमें। तो अतीत को सहेजना तो चलो समझ आता है क्योंकि वो स्थिर है, लेकिन उस चीज का बैकअप कैसे लें जो लगातार चल रही है, सांस ले रही है और बहुत तेजी से खत्म हो रही है? आपका मतलब हमारे पर्यावरण और लुप्त हो रहे जीवों से है? एग्जैक्टली। और इसी के साथ हम अपने दूसरे स्रोत की तरफ बढ़ते हैं जो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है।
संकटग्रस्त प्रजाति दिवस पर वहां के मुख्यमंत्री ने एक कछुए को नदी में छोड़ा। हाँ, गंगा सॉफ्टशेल कछुआ। राइट। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस कछुए की पीठ पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगाया गया था। अब मुझे ये समझना है कि एक कछुए पर सैटेलाइट टैग क्यों? क्या ये कोई बायोलॉजिकल जीपीएस ट्रैकर है? हाँ, आप इसे एक तरह का बायोलॉजिकल जीपीएस ही कह सकती हैं। इस पूरी तकनीक को टेलीमेट्री कहा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? कछुए को इससे परेशानी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके खोल पर बहुत ही सावधानी से एक छोटा सा ट्रांसमीटर चिपकाया जाता है जो उसके तैरने में कोई रुकावट नहीं डालता। तो ये सिग्नल कैसे देता है? जब भी कछुआ सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आता है तो ये ट्रांसमीटर सीधे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को एक पिंग भेजता है। अरे वाह, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। हाँ, इससे रिसर्चर्स को उसकी सटीक लोकेशन और उसके प्राकृतिक आवाज का एकदम सही डेटा मिल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खास कछुए को इतना खतरा क्यों है कि अंतरिक्ष की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और IUCN ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड? लेकिन क्यों? आमतौर पर नदियों में प्रदूषण को कारण माना जाता है। क्या सिर्फ प्लास्टिक और कचरा ही इसके लिए जिम्मेदार है या कोई और गहरी समस्या है? प्रदूषण और बालू खनन तो है ही, लेकिन जो सबसे भयानक खतरा है वो है अवैध शिकार। शिकार? वो भी एक कछुए का? हाँ, और विडंबना देखिए कि इसका शिकार सिर्फ इसके मांस के लिए नहीं होता बल्कि इसके शरीर के एक खास हिस्से के लिए होता है जिसे कैलिपी कहते हैं। कैलिपी? ये शरीर का कौन सा हिस्सा होता है और लोग इसे क्यों खरीदते हैं? ये कछुए के खोल के ठीक नीचे का एक पीले रंग का कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एक खास सूप बनाने के लिए होता है। सूप के लिए? सच में? हाँ, कुछ देशों में इसे पारंपरिक चिकित्सा और कुलीन वर्गों में एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, इसलिए ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत ही दुखद है। इसके अलावा बाइकैच में एक बड़ी समस्या है, मतलब मछुआरों के जाल में दुर्घटनावश फंसकर दम घुटने से भी इनकी बहुत मौतें होती हैं। तो अगर ये इतने खतरों से घिरा है तो हमारा कानून क्या कर रहा है? सिर्फ एक सैटेलाइट टैग लगा देने से तस्कर तो डरेंगे नहीं? क्या कोई ठोस कानूनी ढांचा है इसे बचाने के लिए? बिल्कुल है। इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। अनुसूची 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कानून की नजर में इस कछुए को वही दर्जा और सुरक्षा मिली हुई है जो एक बाघ या गैंडे को मिलती है। अच्छा, मतलब सजा काफी सख्त है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है, जिससे इसके व्यापार पर पूरी तरह रोक है। लेकिन फिर भी वो जो टैग है वो सीधे तस्कर को तो नहीं रोकता ना? सीधे तौर पर नहीं रोकता, लेकिन ये फॉरेस्ट गार्ड्स को डेटा देता है। उन्हें पता चलता है कि किस मौसम में कछुए नदी के किस हिस्से में इकट्ठा हो रहे हैं। तो गश्त करने वाली टीम को पता होता है कि उन्हें कहाँ फोकस करना है। एग्जैक्टली, डेटा ही यहाँ बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। ये वाकई में बहुत स्पष्ट करने वाला पॉइंट है कि संरक्षण के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं है, तकनीक भी चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक और पेचीदा सवाल उठता है। वो क्या? देखिए, पांडुलिपियों को बचाने के लिए विशाल इमारतें चाहिए, कछुओं को बचाने के लिए सैटेलाइट और गश्ती दल चाहिए। इन सब चीजों के लिए तो संसाधन और एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए ना? बिल्कुल, बिना अर्थव्यवस्था के संरक्षण कैसे होगा? तो क्या हो अगर उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला मूल संसाधन ही खतरे में पड़ जाए? अगर हमारी ऊर्जा आपूर्ति ही लड़खड़ा जाए? ये एक बहुत ही गंभीर विचार है और ये हमें सीधे उस वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य की तरफ ले जाता है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। राइट। और यही हमारा तीसरा स्रोत भी है जहां पश्चिम एशिया के संकट की बात की गई है। प्रधानमंत्री की एक अपील आई है जहां नागरिकों से कुछ समय के लिए मितव्ययिता यानी सादगी और बचत अपनाने को कहा गया है। हाँ, ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए। मैं इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ रही थी। जैसे जब घर की मुख्य बिजली कट जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है। बिल्कुल सही तुलना है ना? तो समझदारी इसी में है कि हम उस वक्त भारी उपकरण जैसे AC या मोटर ना चलाएं ताकि बैटरी लंबी चले और हमें संभलने का मौका मिल जाए। एकदम सही। और राष्ट्र भी यहाँ अपनी उसी बैटरी को जल्दी खत्म करने की अपील कर रहा है। लेकिन जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा निर्भरता है। हाँ, हमारी पूरी इकोनॉमी उन जहाजों पर टिकी है जो सऊदी अरब, इराक, UAE, कतर और कुवैत जैसे देशों से आते हैं। वहां जरा भी तनाव हुआ तो हमारी सप्लाई चेन हिल जाती है। और लेख में एक और जानकारी है कि हमारे पास जो रसोई गैस या LPG का स्टॉक है वो सिर्फ करीब 45 दिनों तक का ही है। हाँ, इसीलिए सरकार ने कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। जैसे जब तक बहुत जरूरी न हो सोने की खरीद टाल दें, विदेश यात्राओं से बचें, वर्क फ्रॉम होम करें, कारपूलिंग करें। हाँ, ये सब उसी मितव्ययिता का हिस्सा है। लेकिन एक बात बताइए, क्या नागरिकों के केवल कारपूल करने से या सोने की चेन न खरीदने से रातों रात कोई ग्लोबल ऊर्जा संकट टल जाएगा? मुझे तो ये बहुत अस्थायी समाधान लगता है। देखिए, ये रातों रात संकट टालने का उपाय है ही नहीं। ये असल में देश के आर्थिक भंडार को झटकों से बचाने की एक रणनीतिक चाल है। वो कैसे? सोने की खरीद का कच्चे तेल से क्या लेना देना? बहुत सीधा संबंध है। भारत भारी मात्रा में सोना आयात करता है और उसका पेमेंट हम विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर में करते हैं। अच्छा। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ते हैं तो देश को तेल खरीदने के लिए उसी विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत होती है। ओह, अब समझी। तो अगर हम वो डॉलर सोना खरीदने में खर्च कर देंगे तो तेल के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली।
इसलिए सोना ना खरीदने का मतलब है देश के पास तेल जैसी अनिवार्य चीज के लिए रिजर्व बचाए रखना। ये तो बहुत ही सटीक गणित है, लेकिन क्या देश के पास इस तरह के झटकों के लिए कोई अपना फिजिकल बैकअप नहीं है, जैसे हमने ज्ञान भारत में देखा? है ना, बिल्कुल है। भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी एसपीआर बनाए हैं। ये कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर में विशाल भूमिगत गुफाएं हैं, जहां आपात स्थिति के लिए कच्चा तेल रखा गया है। इनकी क्षमता कितनी है? करीब 5.33 मिलियन टन, जो लगभग 39 मिलियन बैरल के बराबर होता है। 39 मिलियन बैरल सुनने में तो बहुत लगता है, लेकिन हमारी आबादी को देखते हुए क्या ये काफी है? अगर सप्लाई महीनों तक ठप रही तो? सच्चाई यह है कि ये सिर्फ एक कुशन या शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये स्थायी समाधान नहीं है। इनसे बस सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय मिल जाता है। ये डरावना है। हाँ, और यहाँ एक भौगोलिक चोक पॉइंट को समझना जरूरी है, जिसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये वो ओमान और ईरान के बीच वाला संकरा रास्ता है ना? हाँ, अपने सबसे संकरे हिस्से में यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है और दुनिया के तेल का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो मतलब अगर पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से इस रास्ते पर एक भी जहाज को रोका गया तो भारत आने वाला तेल रुक जाएगा? एकदम सही, और इसका असर बहुत भयानक हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पे थोड़ी पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, उस योजना ने लाखों गरीब परिवारों के घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया है। तो अगर तेल की आपूर्ति रुकी और कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सब्जियों से लेकर राशन तक हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। और सबसे ज्यादा मार उन्हीं गरीब परिवारों पर पड़ेगी। उन्हें वापस लकड़ी या कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर लौटना पड़ सकता है। ये तो एक पूरा चेन रिएक्शन है। इसे सुनकर मुझे लेख में दी गई एक ऐतिहासिक तुलना याद आ रही है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की। हाँ, वो दौर बहुत मुश्किल था। देश सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ रहा था, बल्कि भीतर एक भयानक खाद्य संकट भी चल रहा था। मानसून फेल हो गया था ना उस वक्त? हाँ, अनाज की भारी कमी थी। उस नाजुक समय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से कोई नया टैक्स नहीं मांगा था। उन्होंने तो बस एक अपील की थी कि अगर हर भारतीय हफ्ते में एक दिन एक समय का खाना छोड़ दे तो कोई भूख से नहीं मरेगा। उन्होंने तो जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने पूरे देश को जोड़ दिया था। और उस वक्त लोगों ने जिस तरह से अपनी आदतें बदली, वो सच में सामूहिक शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो आज जब ऊर्जा बचाने की बात हो रही है, तो ये उसी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी की बात है। ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक देश झटकों को कैसे सह सकता है, क्योंकि जब संकट आता है तो कोई भी भूमिगत तेल भंडार अकेले काम नहीं कर सकता। सही कहा आपने। असली ताकत नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही आती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो हमने देखा कि संरक्षण सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये वाकई राष्ट्र के वजूद की लड़ाई है। हाँ, चाहे वो कलकत्ता के आर्काइव्स में 1500 साल पुरानी भोजपत्र की पांडुलिपियों को दीमक से बचाना हो, या फिर ब्रह्मपुत्रा की लहरों में एक संकटग्रस्त कछुए पर सैटेलाइट लगाकर उसे तस्करों से बचाना हो, और या फिर दुनिया के भू राजनीतिक तनावों के बीच अपने विदेशी मुद्रा भंडार और रसोई गैस को बचाना हो, ये सब हमें याद दिलाता है कि संरक्षण किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दार्शनिक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? देखिए, अगर एक पूरे देश को अपने ज्ञान, अपनी प्रकृति और अपनी ऊर्जा का इतना सघन बैकअप लेना पड़ता है तो हम इंसानों के स्तर पर ये कितना जरूरी है ना? बहुत गहरी बात है। मतलब इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे अंदर ऐसी कई पुरानी यादें और समझ हैं जो उन पांडुलिपियों की तरह कहीं धूल खा रही हैं, और कई अच्छी आदतें उस कछुए की तरह लुप्त हो रही हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी ऊर्जा जो किसी पेट्रोलियम रिजर्व से कम नहीं है, उसे भी फालतू चीजों में खर्च होने से बचाना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये वाकई विचार करने लायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान की इस खोज में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपनी बहुमूल्य चीजों का बैकअप जरूर लेते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।